अर्तुरुल का ये लास्ट सीन तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आप लोगों के ज़हन में काफ़ी सारे सवाल होंगे। अर्तुरुल और उसके सिपाही, उसके अल्प्स जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? अर्तुरुल का बरके खान के साथ क्या रिलेशन था? क्या जिस जंग के लिए ये लोग जा रहे हैं वो हुई भी थी या नहीं हुई थी? अगर हुई थी तो किसके साथ हुई थी? कहाँ पर हुई थी? और उसका नतीजा क्या निकला था? सो आइए इस वीडियो में यही फिगर आउट करते हैं। यहाँ एक बात जो समझने की है वो ये कि अर्तुरुल या काई कबीले की उस वक्त की हमें कोई वाज़ेह तारीख नहीं मिलती, तो हम जो तारीख के मेन इवेंट्स हैं उनसे ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो जिस जंग की बात हो रही है वो आया हुई थी या नहीं हुई थी। अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप हिस्ट्री को कॉन्टेक्स्ट और मैप्स के बगैर नहीं समझते। सो हम लोग कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे और मैप्स की भी बात करेंगे बड़े ज़बरदस्त किस्म के। सो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्टेक्स्ट। सीज़न 5 में अर्तुरुल के 3 बड़े दुश्मन होते हैं, अलंजक, ड्रैगोस और अलबस्ती। अर्तुरुल अलंजक और ड्रैगोस को पकड़ लेता है और मार देता है। अलबस्ती को जब अर्तुरुल पकड़ता है तो वो पानी में छलांग मार देता है और वो अर्तुरुल के हाथों से बच जाता है। वहाँ एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जो अलबस्ती को बचा लेता है और अर्तुरुल को अपने जाल में फंसा लेता है। इस कैरेक्टर का नाम होता है अरकबुका। Arık Bergen. Kimdir bu Arık? Hilal Ağa'nın Anadolu'daki gören gözü, duyan kulağıdır. En büyük casuslarından biri beyim. अब अरकबुका जो है वो हलाकू खान का एक टॉप, हम कह सकते हैं सीक्रेट सर्विस एजेंट है, जिसके ताल्लुकात जो हैं वो बरके खान के जो सबसे करीब जासूस है उसका वजीर उसके साथ है, जिसका नाम है क़ियात। Ertuğrul Bey de sandığımız kadar güçlü biri değildir. इससे पहले अर्तुरुल बरके खान के एलची से मिल भी चुका है और इनका इत्तेहाद भी हो चुका है। Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük Ertuğrul Bey. İsmim Torumtay, Berke Han'ın casusu. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. और बरके खान का एलची जो है वो अरकबुका के हमले में मारा भी गया। और फिर अर्तुरुल को उस वक्त की जो सबसे बड़ी टॉप सीक्रेट सर्विस एजेंसी है, सफ़ेद दाढ़ी वाले, वो ये बताते हैं कि ये, और अर्तुरुल भी इस बात का अंदेशा ज़ाहिर करता है कि ये जो सारे इवेंट्स हुए हैं, एलची का मारा जाना, इमदाद का पकड़ा जाना, तो ये ज़ाहिर करते हैं कि बरके खान के जो बहुत करीबी लोग हैं उनमें से कोई गद्दार है। Bir şüphen mi vardır Ertuğrul Bey? Bugüne dek Berke Han'la kurduğumuz tüm irtibatlardan Hülagü Han haberdar olmuştur. En son Berke Han'ın casusu Torumtay'ın da buraya geldiğini öğrenmişlerdir. Bütün bunlar tek bir şeye işaret eder. Berke Han'ın yakınlarında Moğollardan bir casusu vardır. और फिर सफ़ेद दाढ़ी वाले ये सजेस्ट करते हैं कि अर्तुरुल को, भाई तुम उनके पास, बरके खान के पास जाओ और इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करो और मज़ीद इसको आगे लेकर जाओ। Bu meseleyi gayrı casuslarla, elçilerle müzakere etmek olmaz. Bu sebeple hem onun yanındaki Moğol casusu açığa çıkarmak için hem de ittifakımızı hayırlı bir neticeye bağlamak için Berke Han'a bizzat senin gitmen yerinde olacaktır. अर्तुरुल बरके खान के पास जाता है, उसको बड़ी मुश्किल से कन्विंस करता है जासूस को पकड़ने के लिए, और फिर अर्तुरुल जासूस को पकड़ लेता है, क़ियात का पता लग जाता है और मामला सेटल हो जाता है। हलाकू खान के खिलाफ एक ज़बरदस्त किस्म की लश्कर कशी की मंसूबाबंदी की जाती है और फिर अर्तुरुल वापस आता है और अपने काफ़ी सारे अल्प्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर सीज़न 5 जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद कुछ नहीं दिखाया कि ये जो आगे क्या होता है, इनका इत्तेहाद है वो किस मोड़ पर पहुँचा, जंग हुई नहीं हुई। तो अब हम बात करेंगे इसी बारे में। अच्छा, ये जो हिस्ट्री है ये सारी सीज़न में दिखाई गई है, रियल हिस्ट्री का हमें कोई ख़ास पता नहीं है। Yalnız bugünü değil, önümüzdeki nice asırları aydınlatacak yepyeni bir günün başlangıcı olsun. Amin. 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 अब हम बात करते हैं मैप्स की और हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि कितने चांसेस हैं कि ये लोग हलाकू खान के खिलाफ जो वार हुई थी उसमें शरीक हुए हों। अर्तुरुल की अगर हम बात करें तो हमें 12 बड़ी सारी चीज़ों का, उसमें बड़ी सारी लोकेशंस का पता लगता है। अनातोलिया का बहुत ज़्यादा ज़िक्र आता है, फिर उसमें बिलिजिक का ज़िक्र आता है, सूत का ज़िक्र आता है। तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है आज के दौर में अर्तुरुल की लोकेशन फाइंड करने में। काफ़ी सारी चीज़ों का ज़िक्र मिलता है, अनातोलिया का बहुत ज़्यादा ज़िक्र मिलता है। Bunun için Anadolu'daki yiğit Türk obalarıyla tek tek görüşeceğiz. तो अनातोलिया हिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा क्लियर है। अनातोलिया जो है वो तुर्की का रीजन जो है वो है। फिर इसके बाद बिलिजिक का भी ज़िक्र आता है, बिलिजिक, तेकफूर वगैरह। Şartlarımla sulh anlaşması yapacaksan yaşamana izin vereceğim Kritos.
Aksi takdirde kelleni Bilecik'teki kalende sallandıracağım, haberin olsun. तो बिलिजिक जो है वो अनातोलिया में ही एक प्रोविंस है, जो अगर आज के दौर की बात की जाए तो तुर्की में एक प्रोविंस है बिलिजिक, और उसमें ही एक टाउन है सूत जो है, जहाँ पर सारे इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं, और अर्तुरुल की जो लोकेशन है वो सूत है। Kim gelirse gelsin, Söğüt Türk'ün yurdu olacaktır. Kayıların ana yurdu. Söğüt benim ve obamın hakkıdır. अर्तुरुल की लोकेशन जो है वो अनातोलिया के बिलिजिक प्रोविंस में सूत में है उस वक्त। अब बात करते हैं बरके खान की। बरके खान जो था वो चंगेज खान का पोता था, जोची खान का बेटा था, और जब मंगोल सल्तनत मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तकसीम हो गई, जिसकी बात हम फिर कभी किसी वीडियो में करेंगे, तो उस वक्त बरके खान के भाई ने गोल्डन हॉर्ड की बुनियाद रखी। हॉर्ड आप कबीले या ग्रोह को कह सकते हैं, जिसके बाद उसकी जो हुक्मरानी थी या जो खान था गोल्डन हॉर्ड का, वो बरके खान बना। 1252 में बरके खान मुसलमान हो गया और गोल्डन हॉर्ड जो थी वो एक मुस्लिम सल्तनत बन गई। Bu devleti kurduğunda otağının tepesini altın rengi saçaklarla süslemiş. Zira devletimizin üstündeki güneşi temsil eder. गोल्डन हॉर्ड की हुदूद की अगर हम बात करें तो आज के दौर में गोल्डन हॉर्ड रशिया, काजाकिस्तान का कुछ हिस्सा, उज़्बेकिस्तान का कुछ हिस्सा और तुर्कमेनिस्तान का कुछ हिस्सा और यूक्रेन तक फैली हुई थी। उस वक्त इसके साथ जो दूसरी सल्तनतें थी वो ये थी, याहुन डायनेस्टी थी, फिर उसके साथ चागताई खान की सल्तनत थी जिसमें पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल है, फिर उसके साथ एल खाने थी जो हलाकू खान की सल्तनत थी। अब बात करते हैं बरके खान और हलाकू खान वॉर की, या अगर हम इंग्लिश में कहें बरके हलाकू वार की हम बात करते हैं। बरके खान जो था वो गोल्डन हॉर्ड का खान था और हलाकू खान जो था वो एल खाने का खान था, और ये जंग जो थी वो बगदाद की बहुत बड़ी तबाही जो कि 1258 में हुई थी उसके बाद लड़ी गई। 1252 में बरके खान मुसलमान हो गया और 1257 में वो गोल्डन हॉर्ड का खान बना। बरके खान के मुसलमान होने के बावजूद भी हलाकू खान ने, जो कि उसका कज़न था, उसने पर्शिया पर चढ़ाई की जो आज के दौर में ईरान इराक है, और वहाँ के शहरों को जला कर रख दिया। उन शहरों में बगदाद की जो तबाही थी वो सबसे ज़्यादा मैसिव थी। उसमें अब्बासी खिलाफत को भी ख़त्म कर दिया गया। 8 लाख से ज़्यादा, कहा जाता है 8 लाख से ज़्यादा लोगों को कत्ल किया गया। पहले दराए फ़रात जो था वो लोगों के खून से सुर्ख हुआ, फिर उसके बाद वो किताबों की स्याही से स्याह हो गया और बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर कत्लेआम हुआ। मौरिख रशीदुद्दीन ने लिखा है, बरके खान ने उस वक्त के मेन खान मोंके खान को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि हलाकू खान ने मुसलमानों के इतने शहरों को बर्बाद कर दिया है, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की मदद से हलाकू खान से इन तमाम मजलूमों के मासूम खून का बदला जरूर लूंगा। फिर 1260 में हलाकू खान के कमांडर्स को ममलूकियों से ऐन जालूत के मुकाम पर शिकस्त हो जाती है, जिससे मंगोलों की मजीद पेशकदमी रुक जाती है। हलाकू खान उस वक्त मोंके खान की मौत के बाद जानशीनी के मामलात में फंसा हुआ था मेन दरबार में। 2 साल बाद जब हलाकू खान ईरान वापस आया तो उस वक्त बरके खान ममलूकों से और अनातोलिया का जो रीजन था उसके जो तुर्क से, उनसे इतिहाद कर चुका था। फिर बरके खान ने छापामार कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया जो कि कैस्कस माउंटेन्स के रीजन में थी। बरके खान ये सब मुसलमानों की जो तबाही बगदाद में हुई थी उसके लिए हलाकू खान से लड़ रहा था। जब हलाकू खान ने कैस्कस माउंटेन्स के रीजन में पेशकदमी की तो तीरक के मकाम पर बरके खान ने और उसकी फ़ौज ने हलाकू खान को घात में फंसा लिया और इस जंग में हलाकू खान की फ़ौज का अक्सर हिस्सा मारा गया। इसके बाद हलाकू खान पसपा होकर वापस अपनी सल्तनत में चला गया। बरके खान ममलूकों का इत्तेहादी था। ममलूक जो थे वो मिस्र पर उस वक्त हुक्मरान थे और उन्होंने हलाकू खान के कमांडर्स को शिकस्त दी थी। फिर जब बाज़ंतीनी सल्तनत ने ममलूकों के सफ़ीर को कैद कर लिया, कुछ सफ़ीरों को कैद कर लिया, तो बरके खान ने बल्गारिया के रास्ते अपनी एक आर्मी भेजी और सुल्तान केकाउस के साथ भी इत्तेहाद कर लिया। सुल्तान केकाउस सल्जूकी सुल्तान था, या जो उस दौर का सुल्तान दिखाया गया है वो सुल्तान केकाउस था। और अनातोलिया रीजन में भी एक सिविल अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की बाज़ंतीनी सल्तनत के खिलाफ। अब अनातोलिया में ज़्यादातर तुर्क कबाइल आबाद थे, जिनमें से काई कबीला भी है, और अर्तुरुल का जो करैक्टर दिखाया गया है स्पेसिफिकली बिलिजिक में और सूत में आबाद है, और वो अर्तुरुल जो है वो एक उच्च बे भी है। Buranın uç beyi benim. Burada nizam da benim, töre de benim. इसमें कोई बाइद नहीं कि इनकी मुलाकात हुई होगी, इनका इत्तेहाद हुआ होगा, और दोनों इलाकों के दरमियान कोई इतना ज़्यादा फासला भी नहीं है जिसको ट्रैवल ना किया जा सके या जो अनरियलिस्टिक हो।
हाँ, ये बात ज़रूर है कि आया ये लोग हलाकू खान के खिलाफ जंग में शरीक हुए थे या बाज़ंतीन के खिलाफ। ठीक है, मे बी ये लोग हलाकू खान के खिलाफ जंगों में शरीक हुए हों, लेकिन सीज़न में जो दिखाया गया है और एक डायलॉग भी है। Gayrı ben de Deşti Kıpçak'tan Frank diyarlarına kadar bu kutlu davanın sancağını yürüteceğim. Anadolu ve Garp'taki Türkler de bizim açacağımız sancağın altında birleşecekler inşallah. दिशनी कपचक से फ्रैंक सरजमीनों तक मैं इस परचम को ले जाऊंगा। अब दिशनी कपचक क्या है? दिशनी कपचक जो है वो बाकायदा एक पूरा रीजन है, जो हम कह सकते हैं उस वक्त बरके खान की सल्तनत में था, बरके खान के अंडर कंट्रोल था। और फ्रैंक सरजमीनों की बात की जाए तो वो फ्रैंक लैंड्स हैं, जो कि उस वक्त बाज़ंतीन सल्तनत थी, कुस्तुनतुनिया और इसके अलावा दीगर जो इलाके थे वो थे। 1265 में हलाकू खान की मौत के बाद बरके खान भी एक सफ़र पर निकलते हैं और उस सफ़र के दौरान तिफलिस के मकाम पर उनकी वफ़ात हो जाती है। अब तिफलिस जो है वो जॉर्जिया में है और जॉर्जिया जो है वो अनातोलिया जो रीजन है उसके बहुत ज़्यादा करीब है। सो अब आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है बरके खान और अर्तुगरुल के इतिहाद के बारे में। उनकी जंगें किसके खिलाफ हुई होंगी और उनका इतिहाद जो है वो किसके खिलाफ था। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप फ़लस्तीन के बारे में जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। और अल्लाह हाफ़िज़। आपने अर्तुगरुल का सीज़न 5 तो देखा होगा और उसका लास्ट सीन भी देखा होगा, लेकिन आपको याद नहीं होगा तो मैं याद कराता हूँ।